नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। रात के 8 बज गए हैं। कई शहरों में सायरन बजना शुरू हो गया है। ब्लैकआउट भी शुरू हो गया है। पंजाब के अमृतसर में गोल्डन टेंपल को छोड़कर लगभग पूरे शहर में ब्लैकआउट होगा। चंडीगढ़ के किशनगढ़ और आईटी पार्क इलाके में 10 मिनट के लिए ब्लैकआउट होगा। जम्मू शहर में पूरी तरह ब्लैकआउट होगा और सायरन भी बजेंगे। हरियाणा के कई शहरों में 15 मिनट का ब्लैकआउट होगा। राजस्थान के सभी जिलों में ब्लैकआउट होगा और सायरन भी बजेंगे। राजस्थान में गोपनीयता के लिए ब्लैकआउट की लोकेशन नहीं बताई गई है। तो गुजरात के सीमावर्ती इलाकों में भी ब्लैकआउट की तैयारी की गई है। तो आपको बता दें, ये ब्लैकआउट किया जा रहा है ऑपरेशन शील्ड के तहत। आज 6 सीमावर्ती राज्यों में मॉक ड्रिल भी हुई है। सिविल डिफेंस के हजारों वॉलंटियर्स इस मॉक ड्रिल में शामिल हुए। अगर पाकिस्तान से युद्ध दोबारा शुरू हो गया तो हमारी तैयारी कितनी है, इसका टेस्ट किया गया। ये सब देखकर 2 ग्रुप के लोगों को ज्यादा परेशानी हो रही है। एक वो जिनका कनेक्शन पाकिस्तान से है और दूसरा वो जिनका कनेक्शन चुनाव से है। आज शाम 5 बजे से ही कांग्रेस की टाइमलाइन पर धड़ाधड़ सवाल चल रहे हैं। इसका रिश्ता पाकिस्तान से ज्यादा पटना से है। नरेंद्र मोदी दूसरी बार जंग में कूद चुके हैं। नरेंद्र मोदी ने दूसरी जंग का ऐलान कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर देश की पश्चिमी सीमा पर चला। ऑपरेशन शील्ड और सिक्योरिटी मॉक ड्रिल भी पश्चिमी सीमा के लिए है। नरेंद्र मोदी ने दूसरी जंग पूरब से शुरू की है। दूसरी जंग में प्रधानमंत्री ने 3 फ्रंट खोले हैं। पहला फ्रंट बिहार, दूसरा फ्रंट बंगाल और तीसरा फ्रंट उत्तर प्रदेश। तीनों फ्रंट पर मोदी ने एक कॉमन फैक्टर सेलेक्ट किया, सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर वाला सिंदूर। सिंदूर भारतीय कल्चर का हिस्सा है। मोदी ने सिंदूर के बहाने इंडियन कल्चर और महिला शक्ति दोनों को मिला दिया है। भारत संस्कृति और संस्कारों का देश है और सिंदूर ये हमारी परंपरा में नारी शक्ति का प्रतीक है। राम भक्ति में रंगे हनुमान जी भी सिंदूर को ही धारण किए हुए हैं। शक्ति पूजा में हम सिंदूर का अर्पण करते हैं और यही सिंदूर अब भारत के शौर्य का प्रतीक बना है। भारत माता की। नरेंद्र मोदी बिहार के काराकाट गए तो वहां 33 मिनट बोले। काराकाट के 33 मिनट के भाषण में से 8 मिनट मोदी अकेले ऑपरेशन सिंदूर पर बोले। आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई न रुकी है न थमी है। आतंक का फन अगर फिर उठेगा तो भारत उसे बिल से खींचकर कुचलने का काम करेगा। पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार में मोदी ने 32 मिनट का भाषण दिया। अलीपुरद्वार में 32 मिनट के भाषण में 5.5 मिनट मोदी ऑपरेशन सिंदूर पर बोले। 3 बार घर में घुस करके मारा है तुम्हें। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। नरेंद्र मोदी यूपी के कानपुर गए तो वहां 31 मिनट का भाषण दिया। कानपुर के 31 मिनट के भाषण में मोदी 9 मिनट अकेले ऑपरेशन सिंदूर पर बोलते रहे। अगर मैं सीधी कानपुरिया में कहूं तो दुश्मन कहीं भी हो हाँक दिया जाएगा।
ऑपरेशन सिंदूर नरेंद्र मोदी का मेन टॉकिंग पॉइंट है। मोदी की पब्लिक मीटिंग्स में महिलाएं पहले भी आती थी, मगर ऑपरेशन सिंदूर के बाद हो रही मोदी की जनसभाओं में महिलाओं की तादाद और बढ़ी है। उनके माथे पर चमकता सिंदूर इस बात की मुनादी करता है कि महिलाओं को ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का यकीन है। नारी शक्ति का नरेंद्र मोदी पर भरोसा पहले से भी ज्यादा बढ़ा है। पहलगाम में पाकिस्तान की शह पर पाकिस्तान की मदद से आतंकवादियों ने सुहागिन हिंदू महिलाओं के माथे का सिंदूर उजाड़ा था। सेना को ऑपरेशन सिंदूर का ऑर्डर देकर मोदी ने उस सिंदूर की लाज रखी। एक चुटकी सिंदूर की कितनी कीमत चुकानी पड़ती है, यह कोई पाकिस्तान से पूछे। पाकिस्तान अपने 11 एयरबेस गंवाने के बाद अब तक एक चुटकी सिंदूर की कीमत का अंदाजा ही लगा रहा है। इधर मोदी ने अगले लक्ष्य की तरफ कदम बढ़ा दिया है। पहलगाम में आतंकियों ने सिर्फ भारतीयों का खून ही नहीं बहाया, उन्होंने हमारी संस्कृति पर भी प्रहार किया है। उन्होंने हमारे समाज को बांटने की कोशिश की है। और सबसे बड़ी बात, आतंकवादियों ने भारत की नारी शक्ति को चुनौती दी है। ये चुनौती आतंकवादियों और उनके आकाओं के लिए काल बन गई है, काल। सरहद पर गोलीबारी बंद है, लेकिन प्रधानमंत्री ने कह दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यू है। पश्चिमी सीमा पर ड्रिल हो रही है, यानी अब तक जो हुआ वो ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। राजनीतिक दूरअंदेशी यही कहती है कि दुश्मन को मिट्टी में मिलाने का ऑपरेशन मोदी कभी बंद नहीं करेंगे। मैं फिर कहना चाहता हूं, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो दुश्मन गिड़गिड़ा रहा था, वो किसी धोखे में न रहे। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। क्या नरेंद्र मोदी ने बिहार, बंगाल और यूपी के चुनाव की लाइन तय कर दी है? 25 में बिहार, 26 में बंगाल और 27 में यूपी चुनाव होने वाला है। बिहार में नीतीश कुमार, बंगाल में ममता बनर्जी और यूपी में योगी आदित्यनाथ, तीनों के लिए महिला वोट बहुत मायने रखता है। बिहार में नीतीश कुमार की घटती लोकप्रियता में भी महिला वोट इंटैक्ट है। बंगाल में ममता बनर्जी की चुनावी जीत का राज ही महिला वोट है और यूपी में योगी का कड़क लॉ एंड ऑर्डर सबसे ज्यादा महिला वोटर्स को ही अट्रैक्ट करता है। महिला वोट पर सबसे बड़ा दांव नरेंद्र मोदी ने लगाया है। जम्मू से लेकर पंजाब, राजस्थान और गुजरात की सीमा तक बड़ी संख्या में बीएसएफ की हमारी बेटियां मोर्चे पर रही थी, मोर्चा संभाल रही थी। उन्होंने सीमा पार से होने वाली फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दिया। आज सेना, नौसेना और वायुसेना में बेटियां अग्रिम मोर्चे पर तैनात हो रही है। आज फाइटर प्लेन से लेकर आईएनएस विक्रांत युद्धपोत तक विमेन ऑफिसर्स अपनी जांबाजी दिखा रही है। सवाल है कि क्या आने वाले चुनाव मोदी ऑपरेशन सिंदूर पर लड़ेंगे? सिंदूर ये हमारी परंपरा में नारी शक्ति का प्रतीक है। क्या नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर को चुनावी मुद्दा बना देंगे? यही सिंदूर अब भारत के शौर्य का प्रतीक बना है। आगे बढ़ने से पहले आपको एक सर्वे दिखाते हैं। मल्टीनेशनल मार्केट रिसर्च कंपनी IPSOS ने व्हाट वरीज द वर्ल्ड सर्वे किया, तो भारत ऑप्टिमिज्म इंडेक्स की ग्लोबल रैंकिंग में 4 पर पहुंच गया।
ऑपरेशन सिंदूर से पहले भारत के 62% लोगों को लगता था कि हमारा देश सही रास्ते पर जा रहा है और आने वाले दिन आज से बेहतर होगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद इसमें 3% का इजाफा हुआ। अब भारत के 65% लोगों को लगता है कि देश सही रास्ते पर जा रहा है। ऑप्टिमिज्म इंडेक्स यानी आशावाद के पैमाने पर भारत ने अमेरिका और यूरोप के विकसित देशों को भी पीछे छोड़ दिया है। यह ऑपरेशन सिंदूर की ताकत है। मोदी ने बिहार, बंगाल और यूपी के लिए सिंदूर वाली पिच यूं ही नहीं सेलेक्ट की है। मोदी ने इसमें छिपे पोटेंशियल को पहचान लिया है। नरेंद्र मोदी बड़े संकल्प के साथ, बड़े लक्ष्य के साथ मैदान में उतरे हैं। मोदी और उनकी पार्टी की कोशिश है कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को हर वोटर तक पहुंचाया जाए। ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए था। चुनाव में वोट इसका बाय प्रोडक्ट है। भगवान राम और उनके कुल की रीति क्या थी? प्राण जाए पर वचन न जाई, यानी जो वचन एक बार दे दिया वो पूरा होकर के ही रहता है। प्रभु श्री राम की ये रीति अब नए भारत की नीति बन गई है। अभी पहलगाम में जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला हुआ था। इस जघन्य आतंकी हमले के बाद एक दिन के बाद मैं बिहार आया था और मैंने बिहार की धरती से देश को वादा किया था, वचन दिया था, बिहार की धरती पर आंख में आंख मिलाकर हमने कह दिया था, आतंक के आकाओं के ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। बिहार की धरती पर मैंने कहा था, उन्हें कल्पना से भी बड़ी सजा होगी। आज जब मैं बिहार आया हूं तो अपने वचन पूरा करने के बाद आया हूं। ऑपरेशन सिंदूर पर पहला बड़ा सर्वे इसी साल अक्टूबर में आने वाला है। अगर यह अभियान बिहार में सफल हो गया तो मोदी इसे पैन इंडिया अप्लाई करेंगे। बिहार के बाद बंगाल का नंबर आएगा, फिर यूपी में भी सिंदूर खेला होगा। बिहार में इसी साल यानी अक्टूबर 2025 में चुनाव होंगे। पश्चिम बंगाल में अगले साल 2026 में वोट पड़ेंगे और यूपी में 2027 की शुरुआत में चुनाव होंगे। बिहार में 40, बंगाल में 42 और यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं, यानी ये 3 राज्य ही लोकसभा की 162 सीटें तय करते हैं। आबादी के लिहाज से इन 3 राज्यों में देश की 1/3 आबादी रहती है और लोकसभा सीटें 1/3 से थोड़ी ही कम है। पाकिस्तान को पीटने से मोदी की पॉपुलैरिटी बढ़ती है, जो पहलगाम के बाद देखा जा रहा है। यही चीज 2019 में पुलवामा के बाद हुई थी। सी वोटर के सर्वे के मुताबिक पुलवामा टेरर अटैक से एक दिन पहले यानी 13 फरवरी 2019 को पीएम मोदी की लोकप्रियता का ग्राफ 50% पर था। 26 फरवरी को जिस दिन इंडिया ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक किया, उस दिन मोदी की लोकप्रियता 55% थी। एयर स्ट्राइक के 10 दिन बाद 7 मार्च को मोदी की लोकप्रियता बढ़कर 62% हो गई। राष्ट्रवाद का गैम्बल पुराना है, राष्ट्रवाद आजमाया हुआ रास्ता है। इसमें नारी शक्ति और सिंदूर का मिक्सचर नया है। नए फ्रंट पर मोदी को सफलता की पूरी गारंटी है। पाकिस्तान समझ ले, 3 बार घर में घुस करके मारा है तुम्हें। हम शक्ति को पूजने वाले लोग, हम महिषासुर मर्दिनी को पूजते हैं।
बंगाल टाइगर की इस धरती से 140 करोड़ भारतीयों का ऐलान है। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। 2024 का लोकसभा चुनाव याद कीजिए। बिहार के काराकाट लोकसभा सीट पर एनडीए के कैंडिडेट उपेंद्र कुशवाहा की करारी हार हो गई थी। काराकाट के आसपास की सीटें आरा, सासाराम, बक्सर, जहानाबाद और औरंगाबाद लोकसभा सीटों पर भी बीजेपी जेडीयू अलायंस को करारी हार का मुंह देखना पड़ा था। काराकाट और आरा में सीपीआई एमएल की जीत हुई थी। बक्सर, जहानाबाद और औरंगाबाद सीटों पर आरजेडी को जीत मिली थी। सासाराम सुरक्षित सीट 2009 के बाद पहली बार कांग्रेस ने जीती। 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए का कैंडिडेट काराकाट सीट 1,05,000 वोट से हारा था। आरा लोकसभा सीट 59,000 वोट से हारा था। बक्सर लोकसभा सीट पर 30,000 वोट से हार मिली थी। सासाराम में केवल 19,000 वोट से हार मिली थी। जहानाबाद में 1,42,000 वोट से हारे थे और औरंगाबाद में एनडीए का कैंडिडेट 79,000 वोट से हार गया था। सेंट्रल बिहार के भोजपुर, शाहाबाद, कैमूर रीजन में 2020 का विधानसभा चुनाव भी एनडीए के लिए बहुत अच्छा नहीं गया था। 2020 के बिहार चुनाव में रोहतास जिले की 7 विधानसभा सीटों पर एनडीए का खाता नहीं खुला था। कैमूर जिले की 4 विधानसभा सीटों पर भी एनडीए का खाता नहीं खुला था। बक्सर जिले की 4 विधानसभा सीटों पर भी एनडीए का खाता नहीं खुला था। भोजपुर जिले की 7 विधानसभा सीटों पर एनडीए को केवल 2 सीट मिली थी, आरा और बड़हरा। ये वो इलाके हैं जहां आरजेडी, सीपीआईएमएल और कांग्रेस के गठबंधन ने एनडीए को पीछे छोड़ दिया था। बिहार में मोदी ने कमजोर पिच से अपने अभियान की शुरुआत की, तो वहां एनडीए को मजबूत करने के लिए मोदी ने सिंदूर को चुना। ये हमारा बिहार वीर कंवर सिंह जी की धरती है। यहां के हजारों नौजवान देश की सुरक्षा के लिए सेना में, बीएसएफ में अपनी जवानी खपा देते हैं। और मैं आज बिहार की धरती से फिर दोहराना चाहता हूं, ऑपरेशन सिंदूर में भारत की जो ताकत दुश्मन ने देखी है, लेकिन दुश्मन समझ लें ये तो हमारे तर्कस का केवल एक ही तीर है। आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई न रुकी है न थमी है। आतंक का फन अगर फिर उठेगा तो भारत उसे बिल से खींचकर कुचलने का काम करेगा। 2024 के चुनाव में कानपुर सीट बीजेपी ने सिर्फ 20,000 वोटों से जीती थी। कानपुर के आसपास की कई सीटें बीजेपी हार गई थी। कन्नौज सीट बीजेपी 1,70,000 वोट से हारी थी। इटावा सुरक्षित सीट बीजेपी 58,000 वोटों से हारी थी। जालौन सुरक्षित सीट बीजेपी 53,000 वोटों से हारी थी। हमीरपुर सीट बीजेपी केवल 2,600 वोटों से हार गई थी और फतेहपुर सीट पर बीजेपी को 33,000 वोटों से हार मिली थी। इस तरह यूपी में भी मोदी ने बीजेपी का कमजोर इलाका चुना है। 27 से पहले मोदी को यहां बीजेपी को मजबूत करना है। उस मजबूती का हथियार सिंदूर है। ये पूरे यूपी के लिए गर्व की बात है। वो डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता में बड़ी भूमिका निभा रहा है। जैसे कानपुर में पुरानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, वैसी 7 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों को हमने बड़ी आधुनिक कंपनियों में बदल दिया है। आज यूपी में
देश का बड़ा डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है। इस कॉरिडोर का कानपुर नोड रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत का बड़ा केंद्र है। एक समय जहां से पारंपरिक उद्योग पलायन कर रहे थे, वहां अब डिफेंस सेक्टर की बड़ी कंपनियां आ रही है। यहां पास में ही अमेठी में AK-203 राइफल का निर्माण शुरू हो चुका है। ऑपरेशन सिंदूर में जिस ब्रह्मोस मिसाइल ने दुश्मनों को सोने नहीं दिया, उस ब्रह्मोस मिसाइल का भी नया पता है उत्तर प्रदेश। यूपी में जब से मोदी और योगी की जोड़ी है, तभी से बीजेपी का पॉलिटिकल टोन मस्कुलर है। यूपी में ब्रह्मोस मिसाइल बने और वो मिसाइल पाकिस्तान के एयरबेस उड़ा दे, ये सुनना यूपी के कोर बीजेपी वोटर को अच्छा लगता है। मोदी ये काम तो करते ही हैं, साथ ही वो पहलगाम के हर आंसू को भी पोंछते हैं। कानपुर में मोदी ने पहला काम ही ये किया कि उन्होंने पहलगाम में मारे गए शुभम द्विवेदी की पत्नी ऐशान्या और उनके पिता से मुलाकात की। क्या बात हुई? उन्होंने पूरे परिवार से संवेदना व्यक्त किया है। सबको इस पूरी घटना में वो बहुत दुखी थे। 2600 लोगों के लिए वो बहुत दुखी थे। उन्होंने बोला कि ये घटना नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन जो भी हुआ मैं इससे बहुत दुखी। पूरा देश और हम सब आपके साथ हैं। पापा से भी उन्होंने उनके कंधे पे हाथ रख के उनसे बात करी और बोला कि ये बहुत बड़ा दुख है आपका, लेकिन मैं पूरा देश आपके साथ खड़ा है। बंगाल में मोदी ने अलीपुर द्वार के मजबूत गढ़ से शुरुआत की। नॉर्थ बंगाल का अलीपुर द्वार 2019 में भी मोदी के साथ था, 2024 में भी मोदी के साथ था और 2021 के विधानसभा चुनाव में भी यहां से बीजेपी को बढ़त मिली थी। लेकिन प्रधानमंत्री का कार्यक्रम किसी एक या दो सीट के लिए तय नहीं होता। किसी भी राज्य में जब नरेंद्र मोदी की रैली होती है तो वहां से लार्जर पिक्चर निकलती है। पश्चिम बंगाल में मोदी के प्रोग्राम की लार्जर पिक्चर यह है कि आने वाले बंगाल चुनाव में वो ममता बनर्जी के सबसे मजबूत किले यानी महिला वोट को तोड़ने का प्रयास करेंगे। इसमें उनका हथियार होगा ऑपरेशन सिंदूर। बंगाल में मोदी की पार्टी ने दूसरा ऑपरेशन सिंदूर शुरू कर दिया है। सिंदूर के रास्ते बीजेपी महिला वोटर जोड़ रही है। शुभेंदु अधिकारी तिरंगा यात्रा के जरिए बंगाल के राष्ट्रवादी वोट जोड़ने निकले हैं। बंगाल की महिला वोट को ध्यान में रखकर ही बंगाल में मोदी के भाषण में सिंदूर खेला आता है, शक्ति पूजा आता है, महिषासुर मर्दिनी का जयघोष आता है। आज जब सिंदूर खेला की इस धरती पर आया हूं, तो आतंकवाद को लेकर भारत के नए संकल्प की चर्चा स्वाभाविक है। आतंकवादियों ने हमारी बहनों का सिंदूर मिटाने का दुस्साहस किया। हमारी सेना ने उनको सिंदूर की शक्ति का एहसास करा दिया। ममता बनर्जी कहती हैं कि नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर के नाम के साथ राजनीतिक होली खेल रहे हैं। ममता को भारतीय सेना के अभियान का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखने से भी आपत्ति है। ममता को बीजेपी के कार्यक्रमों में सिंदूर की चर्चा होने से भी आपत्ति है। इसकी वजह बड़ी सिंपल है। ममता को सिंदूर के पीछे छिपे इमोशन की ताकत का पता है। अगर बंगाल में मोदी का वो इमोशनल कार्ड चल गया तो 26 के बंगाल चुनाव में दूसरे किसी भी कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी।
महिला वोट जोड़ने के कई फैक्टर हैं। महंगाई काबू में रखना, घर का बजट कंट्रोल में रखना, लॉ एंड ऑर्डर ठीक करना, बेटियों की सुरक्षा का ध्यान रखना, महिलाओं को आगे लाने के प्रयास करना, सरकारी नौकरियों में महिलाओं को बढ़ावा देना, संसद विधानसभा में महिलाओं को तरजीह देना और महिला के सुहाग उसके सिंदूर की रक्षा करना। नरेंद्र मोदी इसमें हर बॉक्स को टिक कर रहे हैं। गरीब महिलाओं के वोट राशन से आ जाते हैं, मिडिल क्लास की महिला का वोट राष्ट्रवादी अनुशासन से आता है। बॉर्डर के इस पार तैयारी चल रही है, बॉर्डर के उस पार भगदड़ मची हुई है। दोनों तरफ की तस्वीरें आ गई हैं। मुनीर के रेंजर चौकियां छोड़कर भाग रहे हैं। मुनीर के फौजी जान बचाने के लिए टावरों पर चढ़ गए हैं। बीएसएफ के खौफ से जैसलमेर में पाकिस्तान की पोस्ट पर सन्नाटा पसर गया है। अमृतसर से बीएसएफ पाकिस्तान की पोस्ट पर नजर गड़ाए है। पाकिस्तान की चौकी खाली पड़ी है। मुनीर के फौजी फरार हो गए हैं। आज जैसे ही सायरन की आवाज बजनी शुरू हुई, पाकिस्तानी रेंजर भाग खड़े हुए। वो तस्वीरें इतनी जबरदस्त हैं जिसे आप देखेंगे तो जानेंगे कि पाकिस्तानी सेना का हौसला कितना पस्त हो चुका है। आज मई की आखिरी और जून की पहली रात है। जून पाकिस्तान के लिए बहुत डेंजरस है। जून में वो होगा जो मई में बचा रह गया। रखे हुए हैं यहां की पाकिस्तानी पोस्ट पर सन्नाटा है। आज जब जंगी सायरन की आवाज शुरू हुई तो सायरन की आवाज सुनकर पाकिस्तानी रेंजर भाग गए। वो तस्वीरें बहुत जबरदस्त हैं जिसे आप देखेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे और आपको समझ में आएगा कि पाकिस्तान की जो सेना है उसके हौसले कितने पस्त हैं। अमृतसर में जंगी सायरन बजा, पाकिस्तान में क्यों पैनिक मच गया? हमला खत्म हो गया है। जैसलमेर में जंगी सायरन बजा, पाकिस्तान में क्यों दहशत फैल गई? बारामूला में जंगी सायरन बजा, पाकिस्तान क्यों डर से कांप गया? बनासकांठा में जंगी सायरन बजा, पाकिस्तान टेंशन में क्यों आ गया? हिंदुस्तान में जैसे जंगी सायरन बजता है, पाकिस्तान का रेंजर पीठ दिखाकर भागता है। हिंदुस्तान में जैसे जंगी सायरन बजता है, बॉर्डर पर तैनात मुजाहिद बटालियन पोस्ट छोड़कर भागता है। हिंदुस्तान में जैसे जंगी सायरन बजता है, पाकिस्तानी घुसपैठिया डर से थर थर कांपता है। पाकिस्तान मॉक ड्रिल के सायरन से खौफ में क्यों है? इसके लिए 6 और 7 मई की तारीख याद कीजिए। ये वही तारीख थी जब मॉक ड्रिल की प्रैक्टिस पाकिस्तान बॉर्डर से सटे भारत के राज्य कर रहे थे। पाकिस्तानी मॉक ड्रिल ही सोचते रह गए और भारत ने 6 और 7 मई की रात को पाकिस्तान के आतंकी अड्डों को उड़ा दिया। उस दिन मॉक ड्रिल थी और आज भी मॉक ड्रिल है। इसीलिए मॉक ड्रिल के नाम से पाकिस्तान खौफ में है। अब साइकोलॉजिकल गेम समझिए या कुछ भी समझिए, अगर हिंदुस्तान की फौज का पाकिस्तान के भीतर इतना खौफ है तो वो खौफ बहुत अच्छा है। ये खौफ सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं है, पाकिस्तान की फौज के भीतर भी है। ये वीडियो राजस्थान के पाकिस्तान बॉर्डर का है।
बॉर्डर पर बीएसएफ पूरी तरह से तैयार खड़ी है। तैयारी देखकर ही पाकिस्तानी रेंजर पीठ दिखाकर भाग खड़े हुए। इनके भीतर भी मॉक ड्रिल को लेकर खौफ है कि कहीं भारत कुछ नया तो नहीं करने जा रहा है, जैसा 6 और 7 मई को किया था। सामने आप देखिए, ये पाकिस्तान की बीओपी है, एकदम करीब, और बीएसएफ हर रोज की तरह जब मुस्तैदी से पेट्रोलिंग कर रहा था तो डर इतना था पाकिस्तान में कि अचानक से इस बीओपी में जो 2-4 लोग बैठे हुए थे वो बीओपी से बाहर निकल के सामने की तरफ आ गए कि आखिरकार ये हरकत क्या हो रही है। लिहाजा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बीएसएफ की मुस्तैदी कितनी बेजोड़ है। लेकिन बड़ी बात यह है कि हर बार की तरह एक बार फिर से कायर पाकिस्तान डरा और डर के अपने बिल से बाहर निकला। यह तस्वीर राजस्थान बॉर्डर पार की 6 और 7 मई की है, जब भारत के हमले के बाद पाकिस्तान ने फायरिंग शुरू की थी। जवाब में जब बीएसएफ ने मोर्चा खोला तो वहां की पोस्ट पर भगदड़ मच गई। पाकिस्तान के रेंजर उस दिन भाग खड़े हुए थे और बॉर्डर मुजाहिदों के हवाले छोड़ दिया था। पाकिस्तान की फौज में एक मुजाहिद बटालियन होती है। ये बहुत कट्टर होते हैं, इन्हें जिहाद के नाम पर फौज आगे करती है। 6 और 7 मई को जैसे ही बीएसएफ ने उनकी पोस्ट पर ताबड़तोड़ हमला शुरू किया, ये अपनी चारपाई सामान लेकर जान बचाकर भागने लगे। बीएसएफ की गोलियां 5 से 6 फीट से गुजर रही थीं। ये इतना डर गए हैं कि सेफ्टी वाली जगह ढूंढने लगे। उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि गोलियां कहां से आ रही हैं। गोलियों से बचने के लिए ये टावर पर चढ़ गए। पाकिस्तान की साइड में जो रेंजर्स है और आर्मी है, उसके अलावा उनका एक मुजाहिद बटालियन भी होती है और उनको इस तरह के रोल के लिए ही खास करके डिप्लॉय किया जाता है। और जहाँ तक एक्सरसाइज की बात करूँ तो ये बेसिकली इसलिए भी है कि देशवासियों को हमेशा तैयार रहना चाहिए कि जब भी ऐसी कोई घटनाक्रम घटे तो किस प्रकार से वो सेफ रहे, किस प्रकार से हमारी सारी मशीनरी है जिसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस है, डिफेंस फोर्सेज, आर्मी है, एयरफोर्स है, बीएसएफ है, इन सबको मिलकर किस प्रकार से कार्य किया जाए ताकि नागरिकों को भी सुरक्षा प्रदान की जा सके। बॉर्डर पर युद्ध का सायरन ऑन होने से पहले ही पूरे पाकिस्तान में पैनिक मचा है। पाकिस्तान की आवाम से लेकर मुनीर के बड़े बड़े अफसर तक दहशत में हैं। पाकिस्तानी आर्मी के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ शमशाद मिर्जा ने कबूल किया है कि पाकिस्तानी फौज बॉर्डर से काफी पीछे हट गई है। We are coming back to we have almost come back to pre-22nd April situation. Okay. When we say that the presence of troops on the borders, it is almost we are approaching that, or we must have approached that by now. मुनीर की फौज ये कह नहीं रही है, बल्कि भारत को बता रही है कि हम पीछे हट गए हैं, कोई एक्शन मत करना। लेकिन दुश्मन मक्कार है और मक्कार दुश्मन के लिए भारत की बीएसएफ तैयार है। पाकिस्तान की फोर्सेस वैसे ही डिप्लॉय हैं क्या? देखिए, जहाँ तक बात करूँ उनके फोर्सेज के डिप्लॉयमेंट की बात है तो कुछ हद तक उसमें कमी आई है, लेकिन अभी भी उनका डिप्लॉयमेंट के बारे में या उनके इरादे के बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। तो वो कितने हैं कितने नहीं हैं, उससे ज़्यादा हम इस बात की परवाह कर रहे हैं कि हमारी जो तैयारी किस स्तर की रहे।